आज हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के साथ हम साथ साथ ऑप्शन क्लियर करेंगे, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम एक एक जो पॉइंट को है क्लियर करते चलेंगे ताकि हमारी रिवीजन भी इसमें साथ साथ हो जाती है। तो वो क्वेश्चन में इसमें मैंने जैसे इसमें 2 क्वेश्चन डाले हैं, मैं इसमें 10 क्वेश्चन भी डाल सकती हूँ, 20 भी, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, या मैं इसी तरीके से क्वेश्चन कराना चाहती हूँ कि ताकि आपको 4 ऑप्शन में से चाहे किसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपको क्लियर हो कि हाँ ये इसका आंसर क्यों नहीं है, या ये कौन सा आंसर इसका क्यों है। तो देखते हैं, द वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन बाय टीचर इज कॉल्ड एज, कि जिस समय टीचर जो है प्रेजेंटेशन जब भी डिलीवर कर ड्यूरिंग मतलब कि प्रेजेंटेशन के टाइम जब वो जो वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि जो परिवर्तन करते हैं या जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो लचीलेपन की, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को। ठीक है, जब प्रेजेंटेशन के समय जो चेंज करते हैं या चेंजेस ला सकते हैं। ए ऑप्शन है हमारा थिंकिंग करिकुलम, या इंस्ट्रक्शन वैरायटी, या कॉम्प्रिहेंशन, या प्रोसीड्यूरल नॉलेज। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को क्लियर करते हैं ताकि आप इसका आंसर खुद फाइंड करो। ये क्वेश्चन जो आया था ये दिसंबर 2021 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे थिंकिंग करिकुलम क्या होता है। थिंकिंग करिकुलम होता है वर्क थ्रू टीचिंग चिल्ड्रन टू थिंक इन ए वेराइटी ऑफ वेज, कि बच्चे अलग अलग तरीके से सोचें। इस तरीके से करिकुलम हो, इस तरीके से थिंकिंग बनाई जाए कि बच्चों का सोचने का तरीका बेहतर बने, उनकी थिंकिंग पावर डेवलप हो। जैसे जैसे व्हेन स्टूडेंट कैन रिलेट स्कूल लर्निंग टू इंपॉर्टेंट रियल लाइफ इशू, दे आर मोर लाइकली टू सीक एंड वैल्यू द परस्पेक्टिव ऑफ अदर्स पीयर टीचर्स पेरेंट्स कम्युनिटी मेंबर्स एंड एक्सपर्ट्स। कि जब स्टूडेंट जो हम स्कूल में लर्निंग कर रहे हैं, जब बच्चे उसको किसके साथ जोड़ सकते, देख सकते हैं जोड़ के अपनी रियल लाइफ की सिचुएशन से, जो भी हमारे इशू हैं जो पढ़ रहे हैं वो उससे जोड़ेंगे, तब वो कुछ नया खोजेंगे, तब वो कुछ नई वैल्यू को इनको पर्सपेक्टिव से देखेंगे वो, जैसे जो भी पीयर टीचर या पेरेंट्स या जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स और एक्सपर्ट्स हैं। तो ये है कि थिंकिंग करिकुलम है जब हम अलग अलग तरीके से बच्चों की सोचने की शक्ति को विकसित करना। ठीक है, और दूसरा हमारा पॉइंट इंस्ट्रक्शन वैरायटी। तो इसमें आपको ये लगता है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका आंसर ये हो सकता है, नहीं हो सकता। इन्होंने पूछा है कि जो वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जिससे लाई जाती है जब हम पढ़ाते हैं टीचर समय, तो इसका आंसर हो नहीं सकता। सेकंड है हमारा इंस्ट्रक्शन वैरायटी। इंस्ट्रक्शन वैरायटी होती है जो भी हम मेथड यूज़ करते हैं या जो भी हमारे मटेरियल यूज़ होते हैं स्टडी में, वो हमारे होते हैं इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। रेफर्स टू द टीचिंग बिहेवियर ऑफ यूजिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जो भी इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी यूज़ किए जाते हैं। आगे से समझते हैं इसको। एक्टिविटी विच अलो स्टूडेंट टू इंगेज विद कंटेंट एंड वन अनदर इन डिफरेंट वेज विल नेचुरली एकोमोडेट स्टूडेंट्स विद डिफरेंट प्रेफरेंस फॉर हाउ दे लर्न। जो भी एक्टिविटी जो बच्चे को ये अलो करती है कि वो इंगेज करे कंटेंट या दूसरे डिफरेंट वे से उसको जोड़े, मतलब कि अलग अलग तरीके से जुड़े, उसको संयोजन करे, और वो नेचुरली संयोजन करता है डिफरेंट कि किस तरीके से वो लर्न कर रहा है। मतलब कि आप इसका मीनिंग है कि जब बच्चा सीखता है अपने कंटेंट को दूसरे कंटेंट को जोड़ने देखता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वैरायटी में क्या होगा, टीचर किसी मेथड से बच्चे को पढ़ा रहा है, मान लो, ठीक है, टीचर को देखना है कि इस मटेरियल से या इस मेथड से बच्चे को क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है टीचर को, तो वो टीचर क्या करेगा, उसमें फिर चेंजेस लाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको देखना है कि किस तरीके से उनकी एक्टिविटी है, किस तरीके से वो संयोजन ला रहे हैं, किस तरीके से इंगेज कर रहे हैं, तो वो सब देखते हैं। तो हमारा आंसर वैसे होगा इसका इंस्ट्रक्शन वेराइटी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वेराइटी में मेनली क्या आता है, मटेरियल से ध्यान रखना। जहाँ पर मटेरियल्स हैं, मेथड हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, टीचर को देखना है उसकी प्रेजेंटेशन के टाइम कि उसको अगर लग रहा है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके इस तरीके से उसको समझ में नहीं आ रहा है, टीचिंग में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उसको चेंज लाएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो थर्ड हमारा ऑप्शन है, हम उसको क्लियर करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। कंप्रीहेंशन वैसे होता है जो भी हम जब आप समझ से भी लगा सकते हो कंप्रीहेंशन, किस चीज़ को समझना, इस चीज़ को जब हम समझते हैं। कंप्रीहेंशन जैसे हमारे पास आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि हम उसको टॉपिक को समझते हैं, चाहे वो हमारे सामने टेक्स्ट फॉर्मेट में हो लिख, ठीक है, चाहे हमारे पास कोई हम विजुअली कर रहे हैं या कोई हम सुन के कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, वो होता है जब हम किसी चीज़ को, हमारी वो सक्षमता, हमारी वो एबिलिटी जिससे हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ को समझना, उसके मीनिंग को समझना, वही होता है कंप्रीहेंशन। जैसे चाहे अंडरस्टैंड टेक्स्ट हो, स्पोकन हो, रिटन हो, विजुअल हो, किसी भी रूप में हो। फोर्थ है हमारा प्रोसीड्यूरल नॉलेज। ये होती है द नॉलेज ऑफ हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक स्किल्स एंड टास्क, कि किस तरीके से परफॉर्म करता है कोई अलग अलग स्किल्स में, टास्क में, किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा बच्चा। तो ये अब
जैसे आप इसको लर्निंग बाय डूइंग से भी ला सकते हो कि जो हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली, कि कोई चीज़ को हम किसी तरीके से कर रहे हैं। बच्चे को टीचर सिखाता है, मान लो कोई भी चीज़, कोई बच्चे देते हैं कि आप कल इस प्रेजेंटेशन को तैयार करो, तो नेक्स्ट डे वो करके दिखाएगा, टीचर उसको देखेगा कि किस तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर उनको स्टेज पे करना है तो उससे पहले टीचर प्रैक्टिस करवाएगा, उसको देखेगा कि वो किस तरीके से उसको परफॉर्म करेगा, कैसे उसकी तैयारी है। तो वो होता है प्रोसीड्यूरल नॉलेज, वो ज्ञान जो हमें परफॉर्म करना है, वो नॉलेज। सो दिस टाइप ऑफ नॉलेज कुड आल्सो बी रेफर टू एज प्रैक्टिकल नॉलेज और हैंड ऑन नॉलेज, इसलिए इसको प्रैक्टिकल नॉलेज और हैंड ऑन नॉलेज भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चारों आपके, आई होप कि क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। इसमें आपने क्वेश्चन 1 पढ़ा है लेकिन आपके 4 ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। आई होप कि इनसे आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप इजीली समझ जाओगे कि प्रोसीड्यूरल नॉलेज में क्या आएगा। तो इसमें पूछा गया हमारे फ्लेक्सिबिलिटी, वेरिएबिलिटी, वो होता है हमारे इंस्ट्रक्शन में, मटेरियल को यूज चेंज कर सकते हैं, मेथड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे नॉलेज से रिलेटेड है, जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, किस तरीके की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इन एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल इन टीचिंग। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने कल ही एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल को कराया है, लेकिन अगर आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मुझे करते तो मुझे नहीं पता चलता। कि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कोई भी टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं इसलिए चल रही हूँ कि इसका मैं कोई भी टॉपिक आपसे ना छूटे और उसको बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि ताकि आप कभी ना भूलें। तो इसमें ये हमने कल ही पढ़ा था। ठीक है, डेविड ओसवाल का ये मॉडल था एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल। सबसे पहले देखा, आप इसमें अगर थोड़ा सा रिवाइज अपने माइंड को ले जाओगे, अगर आपने देखी होगी तो फिर वो क्या होता है एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल, जब हम प्रीवियस नॉलेज को उसकी नॉलेज से, मतलब कि जो आज की नॉलेज से जोड़ते हैं। ठीक है, वो होता है एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल। इसमें मैंने आपको फेज बताए थे, इसमें 3 फेजेस बताए थे, उसके अकॉर्डिंग हम इसके स्टेप्स देखेंगे, इसका ऑर्डर करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क मटेरियल, स्ट्रेंथनिंग कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, क्लैरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, मटेरियल कहाँ होगा हमारा। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, मटेरियल क्या था हमारे सेकंड फेज में था। फर्स्ट फेज में हमारा क्या था कि जब प्रेजेंटेशन करते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी प्रीवियस नॉलेज को जहाँ पर आज की नॉलेज से जोड़ा जाता है, पहले उनका देखा जाता है कि पूर्व ज्ञान किस चीज़ के बारे में कितना है, तो वो प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका ऑप्शन सी होगा फर्स्ट। उसके बाद था कि जो भी मटेरियल प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, मेथड यूज़ किए जाते हैं, तो वो इसके बाद होगा ए। तो उसके बाद था स्ट्रेंथ हमारा थर्ड फेज में, कि जो कुछ भी अब तक करवाया उसको स्ट्रेंथली देखना है, कि उसको और मजबूत कर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था उसमें, कि जैसे हमें बीएड पढ़ते हैं, उसके बाद हम एमएड पढ़ते हैं, उसके बाद क्यों ये एग्जाम कर रखे हैं, क्यों, ताकि हम उस चीज़ को स्ट्रेंथली किसी चीज़ को पकड़ सके, उस चीज़ की हम नॉलेज डीपली हो सके। तो वो होता है सी। इसके बाद होगा हमारा इसके बाद होगा हमारा बी। ठीक है, तो लास्ट में होगा जब स्टूडेंट की प्रॉब्लम को क्लैरिफिकेशन होगी, तो ये होगा डी। तो राइट आंसर इसका ये है। ठीक है, सी, ए और फिर बी और डी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।